बैठेंगे। फैनर का पॉलिटिकल कल्चर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फैनर, फैनर के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल कल्चर में बी लॉ, मैच्योर्ड, हाई एंड मिनिमल। आज सुषमा नहीं आएगी, बोली हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे। फैनर के एक बार अपने हस्बैंड से बात कर ले, क्या हम पूछ रहे हैं उनसे, अगर वो मुझे नीचे जाने के लिए बोलेंगे ना तो हम क्लास में, तो मुझे पता था कि मुझे मतलब नहीं डरने के लिए, कि ये नहीं डरे, इस वजह से वो मुझे बोले। चलो चलो स्टार्ट करते, छोड़ो। कैसे रहेंगे, हमको तो खुद डर लग रहा है। स्टार्ट कर दिए ना, क्लास स्टार्ट हो गया ना। चलो। बोले कि हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। फैनर का पॉलिटिकल कल्चर, हम खाना वाना कुछ नहीं खाए। फैनर का पॉलिटिकल कल्चर जो है अकॉर्डिंग, नहीं 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 कराएंगे, मन नहीं कर रहा सुषमा। ये लक्ष्मी एकदम डर से हालत खराब हो रहा मेरा हम क्लास कराएंगे तो थोड़ा मेरा माइंड ये हो जाएगा। फैनर का पॉलिटिकल कल्चर, देखो फैनर भी अपना पॉलिटिकल कल्चर दिया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फैनर, फैनर के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल कल्चर में बी लॉ, मैच्योर्ड, हाई, मिनिमल। बोले कि फैनर के अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल कल्चर है वो लॉ भी हो सकता है, मैच्योर भी हो सकता है और मिनिमल भी हो सकता है। देखो ये एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, 2018 का क्वेश्चन है। फैनर भी बोलता है पॉलिटिकल कल्चर के बारे में, ठीक है। तो फैनर बोलता है कि कि पॉलिटिकल कल्चर लॉ भी हो सकता है, मैच्योर भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है, मिनिमल भी हो सकता है। तो ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आया था कि मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर कहाँ होता है, तो मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, नीदरलैंड में होता है, ठीक है। डेवलप्ड पॉलिटिकल कल्चर इजिप्ट में, अल्जीरिया में, क्यूबा में होता है। एग्जाम में ये वाला आया था कि मैच्योर पॉलिटिकल, ऐसे आया था कि मैच्योर, इनमें से मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर नहीं, ऐसे था ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड। बोला कि मैच्योर पॉलिटिकल मतलब ये सब था, ठीक है। अब बोला इसमें से कौन सा फाइनल का क्वेश्चन लाऊंगी, देख ली तो समझ में आ जाएगा, है ना। तो बोला मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, नीदरलैंड में, ठीक है। डेवलप्ड पॉलिटिकल कल्चर इजिप्ट, इजिप्ट, अल्जीरिया एंड क्यूबा में देखने को मिलेगा। लॉ पॉलिटिकल कल्चर वियतनाम, सीरिया, इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा। मिनिमल पॉलिटिकल कल्चर प्री फ्रांस रिवोल्यूशन, मतलब मिनिमल पॉलिटिकल कल्चर आपको फ्रांस से भी पहले 1789 में देखने को मिला था, ठीक है। मिनिमल पॉलिटिकल कल्चर, देखो पूछेगा कि मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर कहाँ कहाँ देखने को मिला अकॉर्डिंग टू फैनर, तो ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड में। डेवलप्ड पॉलिटिकल कल्चर कहाँ कहाँ मिला फैनर को अकॉर्डिंग, तो इजिप्ट में मिला, अल्जीरिया में मिला, क्यूबा में मिला। लॉ पॉलिटिकल कल्चर वियतनाम, सीरिया, इंडोनेशिया, सारा ही बैकवर्ड कंट्री है ना, वियतनाम, सीरिया, इंडोनेशिया। मिनिमल पॉलिटिकल कल्चर प्री फ्रांस रिवोल्यूशन 1789 में देखने को मिला, मतलब फ्रांस से भी पहले मिनिमल पॉलिटिकल कल्चर देखने को मिला था। आरसी क्यों नहीं ज्वाइन कर रही है? हेलो, मेरे डर से बहुत हालत खराब हो गई। अच्छा कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट कर दे, कैसे दिन पार होगा। हम तो नीचे जा रहे थे बैठने के लिए क्लास बंद करके, कि हम जा रहे वॉचमैन के पास बैठेंगे मेरा बहुत डर लग रहा है। चलो चलो चलो, अगल बगल में कोई किसी से बातचीत नहीं करता है? कोई नहीं करता, सब ताला लॉक करके अपना रखता है, कोई बाहर से कोई अंदर से, ऐसे करके किसी। वो तो दो लड़का है तो मेरे को बोल के डरा के भाग गया, और ना तो बहुत बोला आप लोग दिखाइए, आप लोग घर में कुछ है, ऐसे बोल रहा। 12 बजे का बाद से जो आवाज आता है तो सुबह में ही बंद होता है। हम लोग बाप रे बाप, ऐसा तो बात बोल, हम कैसे रहेंगे। अल्लाह, अल्लाह ताला मेरे को हिम्मत दे। अब किचन में जाने का मन नहीं कर रहा, मेरे को इतना डर लग रहा। हालांकि कुरान शरीफ रखी हूँ मैं घर में, ऐसा बात नहीं है, फिर भी वो आके बोला तो डर लग रहा है। हम अभी नमाज पढ़ कर उठे हैं, फिर भी अब बोल दिया तो अब डर लग रहा है, और क्या करे बता। अल्लाह करे ऐसा कुछ ना हो। फर्स्ट वेव ऑफ शायद डरा डेमोक्रेसी, रहा होगा दीदी, मेरे को लग रहा है। है ना, डरा रहा होगा ना, नहीं रह सके। शायद वहां का कुछ इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम होगा किचन रूम का। वही हो तो ठीक है, तो एक मिनट, हम ना सुबह से बत्ती जला के रखे हैं। चलो स्टार्ट करते। आज देखिएगा फिर से करके। हम तुम लोग का इतना क्लास पार हो गया है, समझी, पेपर 1 करा देते हैं, ठीक है, ये वाला हटा देते हैं। तो बोला फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेसी, देखो चलो अब हम फोकस करेंगे पढ़ाई पे पूरा। बोला कि डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी जो है ना वो वेब में चेंज हुआ है। ये भी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में भी पढ़ते हो, पॉलिटिकल थ्योरी में भी पढ़ते हैं। तो बोला कि डेमोक्रेसी जो है किसमें चेंज हुआ है, वेब में चेंज हुआ है। फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेसी 1828 से लेके 1926 तक चला था ये। इसको फर्स्ट वेव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पहले भी आया, रिसेंट भी क्वेश्चन आया हुआ। फर्स्ट वेव डेमोक्रेसी जो है वो 1828 से लेके 1926 तक चला था, है ना। तो बोल रहा है कि जो फर्स्ट वेव डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी थ्री वेव में रिवाइव हुआ है। ठीक है, डेमोक्रेसी ऐसे नहीं आया, वो वेव में आया, फर्स्ट वेव से कमेंट। जैसे कोविड का हम लोग पढ़े थे तो कोविड 19 पढ़ते थे कि वेव 19 ऐसे करके पढ़े थे, तो इसी तरह डेमोक्रेसी भी तुम्हारा वेव में आया, फर्स्ट वेव से कमेंट थर्ड वेव। ठीक है, इट बिगेन इन द अर्ली 19th सेंचुरी। ये 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी व्हेन सरफेस वाज द ग्रांटेड टू द मेजोरिटी ऑफ व्हाइट मेल्स एंड यूनाइटेड स्टेट। बोला कि 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी, ये बात सही है, मतलब फर्स्ट वेव डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि लोगों को राइट टू वोट दे दिया गया था, सरफेस है ना, ग्रांटेड टू मेजोरिटी ऑफ द व्हाइट, लेकिन राइट टू वोट दे दिया गया था लोगों को कि आप अपने मर्जी से अपने हेड ऑफ द स्टेट को चूज करें, आप अपने मर्जी से अपने हेड ऑफ गवर्नमेंट को चूज करें, यानी राइट टू वोट का राइट दे दिया गया था, है ना। तो उसी को बोला गया डेमोक्रेसी, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया गया था जो व्हाइट मेल थे। ठीक है, व्हाइट मेल और यूएस के लोगों को ही दिया गया था, यूएसए व्हाइट मेल, यूएस के सिर्फ गोरे लोगों भी, मेल को, सिर्फ मेल पर्सन को, और अंग्रेज मतलब जो व्हाइट मेल थे ना, गोरे लोगों को, ब्लैक पर्सन को, विमेन को, या फिर तुम्हारा ओल्ड एज मैन को, इन लोगों को नहीं दिया गया था, सिर्फ व्हाइट मैन को ही सरफेस का राइट यानी राइट टू वोट का राइट दिया गया था। ठीक है, और इसको ही बोला गया था फर्स्ट वेव डेमोक्रेसी को जैक्सोनियन डेमोक्रेसी। अमेरिका में जो राइट टू वोट का राइट दिया गया था व्हाइट मैन को, उसे ही बोला गया था जैक्सोनियन डेमोक्रेसी। ये कहाँ से आया था, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, अर्जेंटीना। ठीक है, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ कहाँ पे आया था, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली एंड अर्जेंटीना। और अच्छा, जब फर्स्ट वेव डेमोक्रेसी आया तो कितने कंट्री में आई, तो 29 कंट्री में आई। ठीक है, फर्स्ट वेव डेमोक्रेसी 1828 से लेकर 1926 में आई। सैमुअल हंटिंगटन पहचानते हैं तीन वेव को। फर्स्ट वेव जो है इसको जैक्सोनियन डेमोक्रेसी बोलते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा में आई, और 29 कंट्री में मतलब 29 कंट्री जो थी ना वो डेमोक्रेसी हो गई थी। ठीक है, जब पहली डेमोक्रेसी की लहर आई, ठीक है, वेव आई, तो उससे 29 कंट्री जो है वो क्या बन गई, डेमोक्रेसी बन गई, है ना, मतलब वहां पे डेमोक्रेट आ गई। उसके बाद अब सुनो, जब वेव आता है, जब लहर आता है तो लहर वापस भी जाता है, वेव आया वेव वापस भी जाता है। ठीक है, तो जब फर्स्ट वेव डेमोक्रेसी आया, रिवर्स भी हुआ। रिवर्स कब हुआ, 1822 से लेकर 1942। रिवर्स कब हुआ, रिवर्स कब से कब हुआ, 1822 से 1822 में आया, और 1942 में ये रिवर्स, मतलब सॉरी 1922 में ये रिवर्स हो गया, फिर से वापस चला गया। मतलब जो जो कंट्री डेमोक्रेसी हुआ था ना वहां पे डेमोक्रेसी हट गया। बिगिनिंग द ऑफ डिक्लाइन, रिवर्स हुआ। ये एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आया हुआ है कि फर्स्ट वेव आया, देखो फर्स्ट वेव आया, फर्स्ट वेव के बाद क्या आया, रिवर्स, रिवर्स ऑफ वेव आया। आज ही ये क्वेश्चन सॉल्व की होगी, है ना। फर्स्ट वेव आया, फिर रिवर्स आया, फिर सेकंड वेव आएगा। ठीक है, सेकंड वेव आएगा, फिर रिवर्स आएगा, ऐसे करके। मतलब रिवर्स किसको बोलेंगे, जो कंट्री डेमोक्रेसी बन गई और डेमोक्रेसी के बाद फिर से वहां पे वो डेमोक्रेसी हट गया। जैसे देखो इटली में डेमोक्रेसी आई थी, लेकिन जब मौसेलिनी बेनिटो मौसेलिनी जब आया, तो वो जब वो इटली में आया तो क्या हो गया, वहां पे डिक्लाइन हो गया, है ना, किसका, डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी खत्म हो गया, यानी डेमोक्रेसी रिवर्स हो गया। इटली में, जर्मनी में फासिस्ट गवर्नमेंट आ गया था, कम्युनिस्ट रिजीम आ गया था, किस बहुत सारे कंट्री में मिलिट्री रूल आ गया था, है ना। तो डेमोक्रेसी, लोगों ने क्या किया था, डेमोक्रेसी वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया था, तो इससे क्या हो गया था, डेमोक्रेसी वैल्यू कम। तो सिर्फ जब रिवर्स हुआ तो दुनिया में सिर्फ 12 कंट्री, बोला कि 1942 तक आते आते द नंबर ऑफ डेमोक्रेसी हैड ड्रॉप टू 12, सिर्फ 12 कंट्री ही सिर्फ रह गई थी वर्ल्ड में। कहाँ 29 कंट्री बनी थी डेमोक्रेसी फर्स्ट वेव में, लेकिन जब वेव रिवर्स हुई तो सिर्फ 12 कंट्री ही रह गई।
ठीक है, डेमोक्रेसी। बाकी सब क्या हो गया था, तुम्हारा रिवर्स हो गया था, वापस हो गया था, है ना, समझ ना। फर्स्ट वेव डेमोक्रेसी तुम्हारा जैक्सोनियन, 1929 कंट्री तुम्हारा डेमोक्रेसी बनी। फिर वेव रिवर्स हुआ, जब रिवर्स हुआ है ना, तो रिवर्स हुआ तो कितना बच गई, 12 बच गई, ठीक है। फिर सेकंड वेव आया, फिर लहर आया, फिर सेकंड वेव ऑफ डेमोक्रेसी आया। सेकंड वेव ऑफ डेमोक्रेसी एलाइड विक्ट्री इन वर्ल्ड वॉर टू। यहाँ पे देख लो कब का पीरियड है, वर्ल्ड वॉर टू वाला पीरियड आ गया, है ना, वर्ल्ड वॉर टू वाला पीरियड आ गया, कहाँ गया, हाँ वर्ल्ड वॉर टू वाला पीरियड आ गया। बोले क्या, एज ए डेमोक्रेसी आइडियल गेन रिन्यू ग्लोबल इन्फ्लुएंस। अब डेमोक्रेसी आने लगा, बहुत सारे वेस्टर्न वेस्टर्न यूरोप कंट्री ली, अब बहुत सारे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री, तुम देख रही हो इंडिया भी यही टाइम आजाद हुई है, 1947 के इंडिया का आजादी का टाइम है। क्वेश्चन आया हुआ था कि इंडिया कौन सा वेव के अंदर आएगी, ये 2019 का क्वेश्चन है कि इंडिया कौन सा वेव में आएगी, तो इंडिया सेकंड वेव में आएगी, क्योंकि देखो इंडिया वही टाइम आजाद भी हुई थी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू। जब वर्ल्ड वॉर टू में एलाइड पावर जीत गई थी, तो बहुत सारे कंट्री को क्या किया गया था, इंडिपेंडेंसी दी गई थी, है ना। तो वेस्टर्न कंट्री ने क्या किया था, बहुत सा जो जैसे कि यूके ने एशिया अफ्रीका इन सबको क्या किया था, कोलोनाइज करके रखा था, है ना। तो जो कोलोनाइज करके रखा था, तो बहुत सारे कंट्री को जब इंडिपेंडेंसी की, तो उन लोगों ने क्या किया, अपने कंट्री में डेमोक्रेसी को अपनाया, जैसे इंडिया ने भी क्या किया था, डेमोक्रेसी को अपनाया था, है ना। तो इस तरह से तुम्हारा क्या हो गया था, 36 कंट्री जो है ना तुम्हारा डेमोक्रेसी हो गया था, 36 कंट्री। सेकंड वेव में 36 कंट्री जो है ना डेमोक्रेसी बन गई थी, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडिया कौन सा वेव के अंदर आएगी, तो इंडिया सेकंड वेव में। डेट देख लो 1942 से लेकर 1962, इंडिया तो 1947 में भी आजाद हुई और वही करी डेमोक्रेसी भी अडॉप्ट कर ली थी, ठीक है। फिर सेकंड वेव भी रिवर्स हुआ, एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन आया था, फर्स्ट वेव, और ये रिसेंट का क्वेश्चन है, सेकंड वेव और थर्ड वेव, ऐसे करके नहीं, ऐसे था फर्स्ट वेव, फिर रिवर्स, फिर सेकंड वेव और फिर थर्ड वेव। तो तुमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया, तो तुमको पता है कि पहले फर्स्ट वेव आएगा, फिर रिवर्स होगा, फिर सेकंड वेव आएगा, फिर रिवर्स होगा, फिर थर्ड वेव आएगा। फोर्थ वेव का अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है, तो इसलिए हम उसका बुक में मेंशन नहीं है, ऐसे तो आर्टिकल बहुत लिखा गया है, लेकिन हम नहीं अभी, ठीक है। सेकंड वेव पढ़ते हैं, सेकंड वेव 1958 से लेकर 1967 में आया। सेकंड वेव बिगिन टू बिटवीन 1962। अब देखो रिवर्स कब हुआ, 36 कंट्री जो है सेकंड वेव में क्या हुआ था, डेमोक्रेसी बन गई थी, है ना। लेकिन तुम्हारा फिर रिवर्स हुआ, रिवर्स होकर कितना कंट्री बच गई डेमोक्रेसी, सिर्फ 30 कंट्री बच गई। पहले 29 कंट्री बनी, फिर रिवर्स हुआ तो 12 कंट्री रही, फिर तुम्हारा 36 कंट्री बनी, रिवर्स हुआ तो सिर्फ 30 कंट्री बच गई, है ना। बोला बहुत सारी कंट्री ऐसी थी जहां पे ऑथोरिटेरियन रिजीम आ गई, मिलिट्री रिजीम आ गई, तो उससे वहां पे डेमोक्रेसी खत्म हो गया, ठीक है। फिर बोला कि थर्ड वेव डेमोक्रेसी आई, थर्ड वेव डेमोक्रेसी आई, तो ये 1974 में कैरिनेशन रिवोल्यूशन हुआ था पुर्तगाल में, उससे स्टार्ट हुआ था। अब थर्ड वेव में क्या हुआ कि लातिन अमेरिका ये डेमोक्रेसी बनी, एशिया पैसिफिक वहां पे डेमोक्रेसी आया, एशिया पैसिफिक में फिलीपींस, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया नहीं है, देख लो नॉर्थ कोरिया नहीं, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया ताइवान, है ना, ये सब कंट्री जो है डेमोक्रेसी बन गई, ठीक है। और लातिन अमेरिका में कोलंबो, कोस्टारिका, वेनेजुएला, ये सब डेमोक्रेसी। ईस्टर्न यूरोप में जब सोवियत यूनियन का क्लब्स हुआ, तो बहुत सारे कंट्री ने क्या किया, डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर ली, जैसे तुम्हारा यूक्रेन देखो, यूक्रेन ने भी डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया था, सब सहारा अफ्रीका, इन लोगों ने भी क्या किया था, डेमोक्रेसी को अपना लिया था, थर्ड वेव डेमोक्रेसी, ठीक है। और एक और बात सुनो, थर्ड वेव डेमोक्रेसी का रिवर्स बुक में तो मेंशन नहीं, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। अना फोर्थ वेव के बारे में बोला जाता है, तुम देखोगी तो रिवर्स हो सकता है, तुम्हारा म्यांमार, म्यांमार में तुम्हारा 2021 में पहले डेमोक्रेसी था, ठीक है। और 2021 में ट्रांजेक्शन हुआ, ट्रांजेक्शन कैसे हुआ तुम्हारा, 2021 में ट्रांजेक्शन होकर तुम्हारा मिलिट्री रूल आ गया, तो ये भी तो तुम्हारा वेव है ना, रिवर्स ही हुआ, लेकिन अभी तक लिखा नहीं गया है, एकेडमिकली पब्लिश नहीं हुआ है, तो इसलिए हम उसको नहीं मान सकते हैं। सैमुअल पी हंटिंगटन का कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल डीके, ठीक है। ये एक बुक लिखते हैं, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी। हंटिंगटन बोलते हैं कि पॉलिटिकल डीके कब होगा, समझना। बोला कि जब तुम्हारा, बोले कि हंटिंगटन डिफाइन करते हैं कि पॉलिटिकल डीके एज द प्रोसेस बाय विच पॉलिटिकल सिस्टम लॉस देयर द कैपेसिटी मैनेज सोशल इकोनॉमिक। बोला जब इंस्टीट्यूशंस चलेगी अच्छे से, यानी तुम्हारा पॉलिटिकल सिस्टम भी अच्छा से चल रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम भी ठीक चल रहा है, तब सब ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा इंस्टीट्यूशन ठीक से नहीं चल रही है, ठीक है,
तो तुम्हारा पॉलिटिकल सिस्टम भी ठीक से नहीं चलेगी, तुम्हारा इकोनॉमिक सिस्टम भी ठीक से नहीं चलेगी, तब जाके पॉलिटिकल डीके आ जाएगा। बोल रहा मतलब यहाँ पे यही बात बोला है कि मतलब इसके कोटेशन भी आया था कि हंटिंगटन बोलते हैं कि जब इंस्टीट्यूशन अच्छे से काम करेगा तभी तुम्हारा पॉलिटिकल सिस्टम भी काम करेगा। तो यहाँ पे ही बोला कि द प्रोसेस बाय विच पॉलिटिकल सिस्टम, जहां पॉलिटिकल सिस्टम लॉस हो ही गई, पॉलिटिकल सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रही है। एक मिनट में अच्छे से बता दे रही, रुक जाओ। अगर तुम्हारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, अगर तुम्हारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ है, ठीक है, यानी तुम्हारा इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं हुआ है, और तुम्हारा इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं हुआ है यानी तुम्हारा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अब डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो यानी तुम्हारा पॉलिटिकल डीके हो जाएगा। यहाँ पे वही बात बोल रहे हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम को लॉस कर देता है ना, तो उसका जो सोशल और इकोनॉमिक चेंजिंग होता है ना, वो उसको मैनेज नहीं कर पाता है और उससे पॉलिटिकल डीके हो जाता है। ठीक है, ओह यहाँ पे मैं अच्छे से बताया, अच्छा यहाँ पे अच्छे से पढ़ा देती हूँ, है ना। पॉलिटिकल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू सैमुअल, बुक ये आता है बहुत एग्जाम में, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी 1968 की बुक है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, हंटिंगटन डिफाइन करते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोसीजर, अगर तुम्हारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट अच्छा से हुआ है, इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट द डेमोक्रेटाइजेशन इकोनॉमिक ग्रोथ। बोला भाई देखो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तुम्हारा डेमोक्रेटिक हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, नहीं। अगर तुम्हारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट अच्छा से हो रहा है यानी तुम्हारा सब चीजें स्टेबल है ना, हर एक चीज वहां पे डेमोक्रेसी स्टेबल है, हर चीज अडॉप्ट किया गया है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है सोसाइटी में, है ना, तो तुमको पॉलिटिकल डेवलपमेंट करना होगा। अगर पॉलिटिकल डेवलपमेंट तुम कर रहे हो, ठीक है, अच्छे से, तुम्हारा हर चीज हो जाएगा। इन्होंने बोला पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ डेमोक्रेसी का मतलब डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब है कि हर चीज आएगा उसके अंदर। पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेबल गवर्नमेंट, है ना, उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, हर चीज, है ना, हर तरह का इंस्टीट्यूशंस है ना, तो ये नहीं तुम्हारा ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट ही ठीक नहीं रहेगा तब तुम्हारा पॉलिटिकल डिके हो जाएगा। बोला कि ये कब होता है, जब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन फेल हो जाएगा। अगर तुम्हारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन फेल हो जा रहा है, रैपिड सोशल मोबिलाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फेल हो जा रहा है, अगर पॉलिटिकल डेवलपमेंट फेल हो जाएगा, देखो ऑकर बेन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन फेल, तब तुम्हारा क्या होगा, सोशल मोबिलाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, दिस लीड टू इनस्टेबिलिटी, और इससे इससे क्या होगा, इनस्टेबिलिटी होगा। पॉलिटिकल डेवलपमेंट ठीक नहीं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ठीक से काम नहीं हो रहा कर रहा, तो तुम्हारा इनस्टेबिलिटी आ जाएगा, करप्शन आ जाएगा, बिग गवर्नेंस आ जाएगा। ठीक है, अगर पार्टिसिपेशन राइज फास्टर इंस्टीट्यूशन, अगर तुम्हारा इंस्टीट्यूशन ठीक है तो सब चीज ठीक रहेगा, नहीं होगा तो तुम्हारा डीके हो जाएगा। ठीक है, फिर इन्होंने क्लास ऑफ सिविलाइजेशन दिया, ये बुक याद करो, क्लास ऑफ सिविलाइजेशन 1996 की बुक है। ठीक है, पूरा बुक का नाम है क्लास ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ अ वर्ल्ड ऑर्डर। हंटिंगटन आर्ग्यू करते हैं कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट विल बी ड्राइव बाय द कल्चर सिविलाइजेशन डिफरेंसेस रादर देन आइडियोलॉजिकल इकोनॉमिक फैक्टर। बोल रहा है कि हंटिंगटन क्या बोल रहे हैं पता है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाई सुनो, कोल्ड वॉर के बाद, कोल्ड वॉर के बाद, आफ्टर द कोल्ड वार, कोल्ड वार के बाद अब जो लड़ाई होगी ना पूरी दुनिया में, ठीक है, आइडियोलॉजी को लेके लड़ाई नहीं होगी, इकोनॉमिक फैक्टर को लेके लड़ाई नहीं होगी। ठीक है, कोल्ड वार का लड़ाई क्यों हो रहा था, कोल्ड वार का लड़ाई क्या था, आइडियोलॉजिकल वार था, कैपिटलिज्म, है ना, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में लड़ाई था, आइडियोलॉजिकल लड़ाई था, इकोनॉमिक लड़ाई था, ये सब लड़ाई था। लेकिन इन्होंने बोला कि अब वर्ल्ड वार के बाद जो लड़ाई होगी ना, वो आइडियोलॉजी या इकोनॉमिक फैक्टर को लेकर लड़ाई नहीं होगी, बल्कि सिविलाइजेशन और कल्चर को लेकर लड़ाई होगी। ठीक है, क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, अब क्लास ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब कि जितने भी सिविलाइजेशन है, जैसे इस्लामिक सिविलाइजेशन हो गया, क्रिश्चियन सिविलाइजेशन हो गया, ये सिविलाइजेशन आपस में क्लस करेगी। ठीक है ना, और इस तरह वर्ल्ड का ऑर्डर जो है ना बनेगा। अब बोला कि वर्ल्ड वार टू के बाद वर्ल्ड ऑर्डर कैसा बनेगा, क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन जो है आपस में लड़ाई करेंगे। ठीक है, अब आइडियोलॉजिकल और इकोनॉमिक वार नहीं होगा, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट जो सिविलाइजेशन होंगे ना, डिफरेंट डिफरेंट जो कल्चर होंगे ना, उसको लेकर लड़ाई होगा।
तो ये बात हंटिंगटन बोलते हैं कि फ्यूचर में अब जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो कल्चर और सिविलाइजेशन के डिफरेंस की वजह कर होगी, ना कि आइडियोलॉजिकल और इकोनॉमिक फैक्टर को लेकर लड़ाई होगी। समझ में आया? आरती को तो पता है। लक्ष्मी तुम बताओ, तुम समझी? हाँ दी। है ना? ठीक है। आरती को ये पहले से बेचारे को याद ही, सब तो इसको पूरा याद ही है। थोड़ा सा इसका कैसे प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। सैमुअल पे हंटिंगटन का बुक है द थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी। 1991 के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, देख लो। बुक का याद करो, थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी, 1991 की बुक है, ठीक है। और उसके बाद बुक सॉल्व करो, जरा सा क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद मैं तुम लोगों को दूसरा टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। पेपर 1 भी कराऊंगी, पहले देख लो। मेरी बहन लोग कॉल कर रही है, अभी हम लोग से बाद में बात करेंगे। हम लोग को कॉल करके बताए ना कैसा ऐसा बात हुआ है। हाँ। अब पता नहीं, डराने के लिए बोल रहा है कि ऑप्शन क्या, 1 अल्लाह जाने। लूसियन पाई। हाँ दी, बोलो। ऑप्शन 1। हाँ, कल पढ़ाए थे ना लूसियन पाई। ये बताओ, हेमोजेनियस एल्मर्ट गैबर्ड एल्मर्ट जो है, कौन से कंट्री को बोला है कि ये डेवलप या अंडर डेवलप या लीस्ट डेवलप या डेवलपिंग कंट्री, किस कंट्री को बोला है हेमोजेनियस कल्चर, कि यहाँ पे हेमोजेनियस कल्चर पाया जाता है? डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज ना। डेवलप था ना, CED था, डेवलप था। अच्छा हाँ, डेवलप। उन्होंने स्टडी ही किया था, तो डेवलप का किया था। यूके, फ्रांस, जर्मनी, इन लोगों का स्टडी किया था हाँ ना। हाँ। अच्छा, ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक पढ़ लेते तो उसके बाद ये PDF कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मर्केंटलिज्म, कल कॉम्परेटिव देखती हूँ, कंप्लीट कर दूंगी थोड़ा। मर्केंटलिज्म है ना, बोला कि इकोनॉमिक थ्योरी एंड प्रैक्टिस डोमिनेशन बिटवीन 16 से 18 सेंचुरी। ये बोल रहा जो ये इकोनॉमिक थ्योरी है, और इसने 17 सेंचुरी से लेकर 18 सेंचुरी तक क्या किया था, डोमिनेशन किया था। इसका मेन गोल है गवर्नमेंट टू द इंक्रीज स्टेट पावर बाय फोकसिंग इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। इसका मेन पावर क्या है कि देखिए इनका, इसका मर्केंटलिज्म का गोल समझो। गवर्नमेंट का पावर, गवर्नमेंट टू इंक्रीज स्टेट पावर, मतलब गवर्नमेंट का पावर यहाँ पे बढ़े, मार्केट या किसी इंडिविजुअल का पावर ना बढ़े, बल्कि गवर्नमेंट का पावर बढ़े, ठीक ना। ठीक है, गवर्नमेंट टू इंक्रीज स्टेट पावर, स्टेट में गवर्नमेंट का पावर बढ़े। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ अभी। ये लोग ये चाहते हैं क्या पता है, मैक्सिमाइज एक्सपोर्ट हो, सेलिंग मोर गुड अदर कंट्री, दूसरी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा चीज को बेचा जाए। मर्केंटलिस्ट क्या बोलते हैं कि मैक्सिमाइज एक्सपोर्ट हो। एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो अपोजिट आया था, है ना। मर्केंटलिस्ट बोलते हैं कि जो एक्सपोर्ट हो तो ज्यादा हो, मैक्सिमाइज हो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो, मैक्सिमाइज एक्सपोर्ट्स हो, ठीक है। सेलिंग मोर गुड्स टू अदर कंट्रीज, ठीक है। मैक्सिमाइज एक्सपोर्ट, ज्यादा से ज्यादा चीज जो है ना, गुड्स, गुड्स यानी सामान, दूसरे कंट्री में, है ना, दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट हो, सेल हो ज्यादा। मतलब इंडिया का अगर कोई सामान, इंडिया में अगर कोई मर्केंटलिस्ट है तो वो चाहेगा कि इंडिया में कोई गुड्स बने तो वो ज्यादा से ज्यादा बाहर कंट्री में बिके, ऐसे इंडिया का पैसा आमदनी बढ़ेगा, ठीक है। मिनिमाइज इंपोर्ट, मतलब हम लोग बाहर कंट्री से चीज कम खरीदे, बाइंग लेस फ्रॉम अदर, ये मर्केंटली सपोर्ट करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि बाहर कंट्री का जो चीज है ना कम खरीदे, ज्यादा से ज्यादा बेचे। मर्केंटली सपोर्ट करते हैं मैक्सिमाइज एक्सपोर्ट को, और मिनिमाइज इंपोर्ट को सपोर्ट करते हैं। मतलब ज्यादा सामान बाहर से खरीदे, हम लोगों का मुल्क, कंट्री का सामान बाहर में बिके, और हम लोग को अगर खरीदना हो तो हम लोग थोड़ा बहुत लेस बाय करें, कम सामान खरीदें, ठीक है ना। मिनिमाइज इंपोर्ट और मैक्सिमाइज एक्सपोर्ट को सपोर्ट करते हैं मर्केंटलिस्ट, ठीक है। द सिस्टम एम्फेसिस एक्युमुलेटिंग वेल्थ, ये सिस्टम बोलता है कि हम लोग ऐसा इसलिए बोले कि इससे वेल्थ जो है ना जमा होगा, पैसा जमा होगा, एक्युमुलेटिंग वेल्थ। अगर हम लोग ज्यादा सामान बेचेंगे तो हम लोग को बेनिफिट होगा, कंट्री को बेनिफिट होगा, तो कंट्री में क्या होगा, वेल्थ जो है, पैसा जो है वो जमा हो जाएगा, एक्युमुलेट्स हो जाएगा, ठीक है। मर्केंटलिज्म का एम है वेल्थ को जमा करना, ठीक है। प्रीसियस मेटल्स, खास तौर से प्रीसियस मेटल्स को जमा करना। अभी हम बता रहे हैं ऐसा क्यों बोलते हैं। वेल्थ बोले कि स्टेट पावर एंड इन्फ्लुएंस, बोला कि इससे क्या होगा, अगर हम लोग कंट्री ज्यादा सामान बेचेगी, चाइना इतना अमीर क्यों बनी बताओ तो, क्योंकि चाइना मैक्सिमाइज एक्सपोर्ट करती है,
ठीक है, हर चीज अपने कंट्री में बनाती है। तो यहाँ पे वही बात बोला कि अगर हम लोग वेल्थ को, पैसा को जमा करेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा सामान बेचेंगे तो पैसा जमा होगा, पैसा जमा होगा तो स्टेट पावरफुल होगा और दूसरे कंट्री हमसे इन्फ्लुएंस हो गया। आज सारे कंट्री चाइना से इन्फ्लुएंस है। क्यों? क्योंकि चाइना इतना तेजी से ग्रोथ करी ना, इतना तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा ना चाइना का, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। बहुत तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है। ठीक है, हैविंग वेल्थ पावर ऑल्सो ब्रॉड, बोला कि भाई अगर हम वेल्थ को एक्यूमुलेट करेंगे, अगर हम ज्यादा से ज्यादा चीज को बेचेंगे और कम से कम चीज को खरीदेंगे तो उससे क्या होगा, हम लोग का पैसा जमा होगा, है ना। पैसा जमा होगा तो पता क्या होगा, दूसरी कंट्री हम लोग से इन्फ्लुएंस होंगे। ठीक है, इन्फ्लुएंस होंगे तो क्या होगा, वेल्थ एंड पावर से प्रेस्टिजियस बनेगा स्टेट का। तुम बताओ, यूएसए, चाइना, ये सब कौन सी कंट्री में नाम में आती है, हाई फाई कंट्री का नाम आती है, छोटा मोटा कंट्री नहीं बोलता है हाँ ना। इसराइल इतना क्यों, इतना ये इसराइल से ज्यादा इंसान क्या करता है, तुम्हारा वेपन वगैरह लेता है। क्यों? क्योंकि गुड्स ये लोग ज्यादा बेचते हैं। ये लोग वेल्थ को ज्यादा एक्यूमुलेट करते हैं। तो देख लो भाई, प्रेस्टिजियस टू द स्टेट, स्टेट को प्रेस्टिजियस मिलेगा, नाम आता है यूएस, चाइना। इंडिया भी बेचती है तो इंडिया का भी आएगा नाम, है ना, आता भी है। नाम आएगा। तो वही बोला, बोला कि इमर्ज ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक 18th सेंचुरी। अब मर्केंटलिज्म आई, अब मर्केंटलिज्म हटी तो आई तो तुम्हारा 18th सेंचुरी में आई इकोनॉमिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इकोनॉमिक आई। पॉलिटिकल इकोनॉमिक बिकम ए फॉर्मलाइज फील्ड ऑफ द स्टडी अराउंड द मिड 17th सेंचुरी में आई थी। ठीक है ना। लेस ऑर्गेनाइज थॉट वेल्थ एंड गवर्नेंस, ये नहीं चाहते थे कि मतलब पैसा वगैरह पे फोकस नहीं की। ये मर्केंटलिस्ट के अगेंस्ट आई थी बस। पॉलिटिकल इकोनॉमिक किसके अगेंस्ट आई थी, मुझे जल्दी से बता दो आंसर। मर्केंटलिज्म के अगेंस्ट आई थी। विच हेवी, मर्केंटलिज्म ज्यादा से ज्यादा क्या कर रही थी, इकोनॉमिक के ऊपर कंट्रोल कर रही थी, वेल्थ के ऊपर, है ना। चलो, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से कौन कौन सा पॉलिटिकल इकोनॉमिक के थिंकर है, आरसी सॉल्व भी की होगी। तो भाई एडम स्मिथ है ना, डेविड रिगार्डो है, कार्ल मार्क है, जेस मिल, ये तो मेन है भाई, चार पॉलिटिकल इकोनॉमिक के थिंकर, पॉलिटिकल इकोनॉमिक के चार थिंकर है। एडम स्मिथ का बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, 2026 की बुक है। डेविड रिगार्डो, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन। कार्ल मार्क, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट। जेएस मिल, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक। ये चारों बुक याद कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ, एक एक करके पढ़ते हैं। एडम स्मिथ का बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक बोलते हैं। ये इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, इकोनॉमिक थ्योरी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने बुक लिखा था वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 2026 में पब्लिश हुआ था। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था इनविजिबल हैंड, ठीक है। स्मिथ का आइडिया जो इनविजिबल हैंड, ये सजेस्ट करते हैं कि व्हेन इंडिविजुअल एक्ट देयर ऑन सेल्फ इंटरेस्ट, बोला इनविजिबल हैंड का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल अपने फायदे के लिए काम करे, अपने बेनिफिट के लिए काम करे, दूसरों को दिखे ना कि वो फायदा कर रहा, इनविजिबल हो, ठीक है ना, ऑन सेल्फ इंटरेस्ट। अभी मैं तुमको एक बात बता रही हूँ, मैं भी सुनी कि कोई यूनिवर्सिटी है, तो वहां पे पीएचडी में स्टूडेंट लोग को एडमिशन सिर्फ कोलकाता यूनिवर्सिटी के बच्चे को ही मिलता है, सिर्फ कोलकाता, क्योंकि वो जो टीचर है वो कोलकाता में रहने वाले हैं, ऐसे मैं नाम नहीं बोलूंगी, ये हो जाएगा ऐसे ही, चलो मैं एग्जांपल ही देती हूँ, ठीक है। तो उससे क्या प्रोडिक्शन लगाया गया कि ये कोलकाता में रहता है, सिर्फ कोलकाता के, उसके अंदर 8 स्टूडेंट है वो प्रोफेसर के अंदर, तो है कोई यूनिवर्सिटी, उसी की बात बता रही, ठीक है। उस प्रोफेसर के अंदर 8 स्टूडेंट है, और वो 8 स्टूडेंट, 8 वो लेता है तुम्हारा कोलकाता यूनिवर्सिटी से, और यहाँ पे तो एक ही यूनिवर्सिटी, तो वहां से लेता नहीं है, ठीक है। तो बोला गया कि यहाँ ऐसा तो नहीं कि मान लिया कि यहाँ पे एक भी स्टूडेंट कैपेबल नहीं है पीएचडी करने के लिए, तब पता चला कि मे भी हो सकता है कि ये कमीशन लेता हो, बड़े बड़े आदमी लोग से कमीशन लेता हो। कमीशन ऐसा लेगा, ऐसे नॉर्मली, अच्छा तुम देखना ये भी बात, जैसे इंटरव्यू किसी का होता है, पैसा दे के भी हो जाता है क्लियर, है ना। तो क्या हम लोग नहीं दे, बहुत सारे लोग पैसा दे सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं दे पाते, क्योंकि लिंक नहीं है। लिंक ऐसा कि अगर एक आदमी, मान लो ये कोई इंटरव्यूअर बैठा हुआ और ये आदमी, ठीक है ना, ये इसको पैसा दे के अपना नौकरी क्लियर करवा रहा, तो ये ऐसा देगा, ये ऐसा डायरेक्ट नहीं देगा, इसका किसी बड़ा आदमी से लिंक होगा, इसका इससे दोस्ती होगा, मतलब ऐसा पैसा देगा कि दूसरे आदमी को दिखे नहीं कि ये पैसा लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात बोल रहा स्मिथ कि एक इंडिविजुअल को अपना बेनिफिट ऐसा करना चाहिए, कि अपना सेल्फ इंटरेस्ट ऐसा करना चाहिए कि किसी को दिखे ही ना। दे इनवाइडेटली
promote the collective goods of society. This concept laid the groundwork for the laissez-faire approach to economic, which advocate minimal government इन्वेंशन मार्केट। बोले इसलिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैं लेजेस फेयर को अप्रोच को सपोर्ट करता हूँ, जिसका मतलब होता है कि इंडिविजुअल को पावर देना, इंडिविजुअल को इकोनॉमिक पावर दे देना, और गवर्नमेंट जो है वो मिनिमल इंटरफेयर करेगी, मिनिमल। ठीक है, सारा पावर मार्केट के हाथ में, मार्केट में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती है। मार्केट का जो सेल्फ रेगुलेशंस है, मार्केट के अंदर जो इंटरफेयर है, ये सब कौन करेगा? इंडिविजुअल करेगा। और इंडिविजुअल इतने अच्छे से काम करेगा ना कि कोई को दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल इनविजिबल हैंड की तरह करेगा। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन, टास्क, ये सब इन्होंने दिया था, क्या नाम है, एडम स्मिथ ने। डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में भी इन्होंने बोला। रुक जो मैं चार्ज लगा लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, इनविजिबल हैंड के बारे में इन्होंने बात किया, लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बात किया, फ्री ट्रेड के बारे में भी बात किया कि इससे क्या होगा कि फ्री ट्रेड होगा। अगर गवर्नमेंट मार्केट में इंटरफेयर नहीं करेगी और गवर्नमेंट का कंट्रोल मार्केट में कम हो जाएगा, तो इससे क्या होगा? फ्री ट्रेड होगा। एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ बिल्कुल फ्री होकर ट्रेड करेगी। ठीक है, तो फ्री ट्रेड, डिवीजन ऑफ लेबर, मर्केंटलिज्म, इनविजिबल हैंड किसका है? पॉलिटिकल इकोनॉमिक का है। डेविड रिगार्डो का कंट्रीब्यूशन है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड फ्री ट्रेड। अगर एग्जाम में पूछे तुमसे कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो आंसर हो जाएगा डेविड रिगार्डो। ठीक है, रिगार्डो ने स्मिथ का ही आइडिया को सिर्फ एक्सपेंड किया था। ठीक है, इनका बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। यहाँ से यहाँ तक का जे स्मिथ का बुक है, टैक्सेशन लगा दी तो रिगार्डो का बुक हो जाएगा। 1817 में ये बुक पब्लिश हुई थी। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मैं यहाँ बता देती हूँ। ये बोले भाई सुनो, इनका थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे? बोले सुनो, अगर मान लो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा होता है, जल्दी से बताओ मुझे, चावल सबसे ज्यादा चावल, है ना, हाँ। होता है। चलो अब मैं बता रही हूँ, एमपी का बात लेती हूँ। एमपी में चावल नहीं होता उतना, मतलब पुलाव का चावल तो दमीना होता है वहां पे बासमती चावल, यहाँ पे बासमती चावल नहीं होता एमपी में। ठीक है, तो अब एमपी सोचेगी कि चलो हम अपने अपने ये में बासमती चावल को ग्रो करता हूँ, तो इसको ना, चूंकि वहां का मिट्टी वैसा नहीं है बासमती चावल होने के लिए, तो इसको मट्टी वैसा बनाना पड़ेगा, बहुत ही करना पड़ेगा, तो उस करने में ना इसको बहुत पैसा लग जाएगा। तो रिगार्डो बोले कि आप कंपेरिजन कीजिए कि बासमती चावल सबसे ज्यादा होता कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में होता है। ठीक है, तो आप वहां से ले लीजिए, अपने यहाँ मत उगाइए। उसी तरह कंट्री को बोला कि कंट्री को क्या करना चाहिए, अगर कंट्री में कोई गुड्स नहीं हो रहा है और वो दूसरे कंट्री में वो गुड्स हो रहा है, तो आप अपने कंट्री में कीजिएगा तो बहुत पैसा खर्च होगा, क्यों ना आप दूसरे कंट्री से उसको बाई कर ले, है ना। तो इसी को बोले कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कीजिए, आप पहले देखिए जो चीज आपके कंट्री में नहीं हो रहा वो दूसरी कंट्री से ले लीजिए, उससे आपको एडवांटेज होगा। इज ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी आर्ग्यू द कंट्रीज बेनिफिट बाय स्पेशलाइजिंग in producing goods they can make more efficiently, law opportunity cost and other। बोले कि देखो भाई, जो चीज तुम्हारे कंट्री में नहीं हो रहा वो तुम दूसरे कंट्री से क्या करो, ले लो, है ना। इससे क्या होगा, प्रमोट होगा फ्री ट्रेड, एक तो ट्रेड भी होगा, है ना, और एक्सपोर्ट भी होगा। इससे वो चीज तुमको बेस्ट इंपोर्ट हो जाएगा, मतलब तुम अपने, अगर तुम अपने कंट्री में सोचोगी कि जो चीज नहीं हो रहा हम उसको हमारे कंट्री में अगर कोई चीज नहीं हो रहा हम उसको सोचेंगे जबरदस्ती होए, है ना। जैसे तुम सुनोगी, एक मैं बात बता रही हूँ, कश्मीर में तुमको सेब बहुत सस्ता मिलेगा, बहुत सस्ता, हाँ, है ना, बहुत सस्ता मिलेगा। काजू किशमिश बहुत सस्ता मिलेगा, ड्राई फ्रूट वगैरह सस्ता मिलता है, क्यों? क्योंकि वहां पे वो होता है। लेकिन तुमको अगर यहाँ से आसपास से तुम लोगी तो तुमको महंगा में देगा, है ना, महंगा में देगा, देगा कि नहीं बोलो? ठीक है, महंगा देगा। हाँ, ठीक है, क्यों? तो अब तुम महंगा देगा, तो वो एक मेरे बात सुनो, अब वही चीज को तुम सोचोगी कि मैं अपने मिट्टी पे उगाऊं तो नहीं उगेगा, है ना, उगेगा भी तो बहुत पैसा खर्च होगा उगाने में। तो क्यों ना तुम क्या करो, तुम कश्मीर से ही मंगवा लो। या देखो, इंडिया में भी कहीं कहीं पे सेब होता है, खाली कश्मीर में नहीं होता है, तो वो बहुत मुश्किल से होता है, इसलिए सेब इतना महंगा है। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहने का मतलब है डेविड रिकार्डो का कि जो चीज आपके कंट्री में नहीं हो रहा आप उसको एक्सपोर्ट करके बुला ले, मंगा ले। ठीक है ना। और ये कॉन्सेप्ट किसको चैलेंज करता है? मर्केंटलिज्म को चैलेंज करता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो डेविड रिकार्डो ने। अब देखो, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया? डेविड रिकार्डो। यहाँ पे अलग है,
यहाँ पे जो है ये डिवीजन ऑफ लेबर है, ये तुम्हारा एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू कॉन्सेप्ट डेविड रिगार्डो ने दिया। ये बोलते हैं कि वैल्यू ऑफ गुड इज डिटरमाइंड बाय अमाउंट ऑफ द लैंड ऑनर, कैपिटलिस्ट एंड वर्कर। बोला भाई सुनो, his insight into the economic distribution have a lasting impact on economic analysis and policy discussion। बोला भाई लेबर का वैल्यू को ध्यान में रखो। एक सॉल तुमको मिलता है नॉर्मली 200 का भी मिल जाएगा, 400 का भी मिल जाएगा, लेकिन जब तुम हाथ से बना हुआ साल लोगी, जो तुम्हारा कश्मीरी साल होता है जो कि हाथ से बना हुआ रहता है, वो साल लोगी तो तुमको 1000 1500 में मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें लेबर मिक्स है, और ये लेबर से नहीं, ये मशीन से बना हुआ है। तो मशीन से बना हुआ चीज वैल्यू कम है, जो जहाँ पे लेबर लगा है, जहाँ पे लेबर मिक्स हुआ है, तो उसका वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, उसको आप ज्यादा पैसा दीजिए। ठीक है, ये बात बोलाइए। बाकी ये क्वेश्चन सॉल्व करो, रुको मैं छोटा कर दे रही हूँ, सॉल्व करो तो मैं पेपर 1 स्टार्ट करती हूँ। ऑप्शन 2। हाँ दी ऑप्शन 2। अच्छा मैं देखती हूँ। पहले तो तुम ये मार्गन था का पॉलिटिक्स एग्जामिनेशन हटा दो, पॉलिटिकल इकोनॉमी का पूछ रहा। एडम स्मिथ, डेविड रिगार्डो, कार्ल मार्क्स, जे स्मिथ हो गया। चलो ये बताओ 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 बोली और आरसी ऑप्शन 1 बोली। हम देखते हैं किसका आंसर है। ऐसा वेल्थ का लोग सपोर्ट करता है, पावर को, प्रिसाइज को, और उसके बाद मैक्सिमम एक्सपोर्ट को, मैक्सिमाइज एक्सपोर्ट को सपोर्ट करता है, मैक्सिमाइज एक्सपोर्ट। मैक्सिमाइज हो तो ज्यादा ना। हाँ, इसको सपोर्ट करता है, इसको ई को नहीं एक्सपोर्ट सपोर्ट करता। मतलब अपना मुल्क हाँ से हाँ हाँ बाहर भेजना है। हाँ हाँ, अपना मुल्क से बाहर भेजना, एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना बोलते एक्सपोर्ट करो, है इसलिए ना। कोई थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसे इंपोर्ट। आता है ना, एक्सपोर्ट करना, किसी चीज को एक्सपोर्ट करना, ठीक है, भेजना बाहर कंट्री में, तो सी सही था। पॉल ब्रास बोलते पर। अब बाकी ये पीडीएफ कंप्लीट हुआ, मैं पेपर 1 स्टार्ट करती हूँ। हालांकि मैं आज क्लास मैं भेज तो दी थी लिंक, 2:05 में भेज दी थी लिंक, लेकिन वो लड़का लोग आ गए तो हम उससे बात करने लगे, फिर हम अपने हस्बैंड से बात करें, फिर मेरे हस्बैंड बोले कि रुको, पहले जो इस घर में रहते थे हम उनसे बात करा रहे, तो वो बोले कुछ नहीं है, हो सके आप लोगों को हटाने के लिए ऐसे कर रहा हो। कहा पता बाबा, हमको तो बहुत डर हाँ लग तो रहा। हो सकता है। अब कहा पता आरसी हमको तो, लेकिन बड़ा डर लग रहा था, हम काटने से खून नहीं गिरे, हम क्या हाँ करें। अगर अचानक से आपसे भेंट करने आया है तो वो हटाने के चक्कर में है। ऐसे ही कुछ हो, पता है, न तो मेरा पता एकदम खून सूखा हुआ है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं तो इतना नहीं कि कोई आके बोलेगा घर में आके कि वो तो ऐसा घर ऐसा में है। आके बोल रहा, बोला हम लोग को डर लगता है रात में, ऐसे बोल रहा, तब ना डर गए। सीरीज बनाओ। और मेरे बहन लोगों को, हम अपने बहन को खाली वो कॉल करके बोले, अब वो लोग कॉल पे कॉल कर रही है, तो हम बोले अभी बाद में क्लास में क्लास कराएंगे तो थोड़ा मैं जल्दी जल्दी टाइम पार होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड हम 7 बजे रात में आते हैं, बाप रे बाप। 1 मिनट रुक जाओ, तुम लोग अभी मत बनाना, रुक जाओ।